Hey everyone, welcome back to the Layman Way and आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो इंटेलिजेंट गेसिंग के लिए। और ये जो सीरीज़ रहेगी इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं जीएस के, जो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनमें जो ट्रिक्स लग रही हैं या फिर उनसे हम कुछ जो डिड्यूस करके इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते थे या कर सकते हैं आगे, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न फॉलो करती हैं, उनको हम इसमें देखेंगे। तो अगर आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हो, आखिरी एक महीने में हम ये सीरीज़ कर रहे हैं, सीसैट का भी सीरीज़ चल रहा है, इसका भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अगर आप कर लेते हो तो 20+ मार्क्स आप एडिशनल स्कोर कर सकते हो ओवर एंड अबव जितना आपको आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई कुछ नहीं करी है और सिर्फ ट्रिक्स के बेसिस पे चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, है ना। नॉलेज तो है ही आपकी, उसको यूज़ करके थोड़ा बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे कर सकते हो वो हम देखने वाले हैं इसमें, है ना। तो ये मत समझ लेना कि भाई इसको पढ़ लिया तो हमको अपना कोर्स रिवाइज करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। कोर्स तो रिवाइज करने का ज़रूरत है ही आपको, प्लस इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करनी है वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। तो इन वीडियोस के थ्रू मकसद यही है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ये बताया जाए कि कैसे ट्रिक्स एप्लीकेबल होती हैं और क्या क्या आप चीज़ यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड दिस वीडियोज़ टू योर फेलो एस्पिरेंट्स एज वेल, है ना। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ एक और मैं बात बता देता हूँ कि सीसैट मास्टर सीसैट का एक चैलेंज हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम सीसैट मास्टर करा रहे हैं 7 डेज़ में। सो गो एंड चेक आउट दिस कोर्स। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का भी फ्री चैलेंज उस पर है वेबसाइट पे, सो प्लीज़ गो एंड लुक एट दैट ऑल्सो। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे बेसिक कंसेप्ट हमने इसमें कवर कराए हैं। सो लास्ट ईयर काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आए थे, 80% क्वेश्चन इसी में से थे। सो प्लीज़ गो एंड चेक दिस आउट, प्लीज़ पढ़ो इसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को समझो एंड हमको भी फीडबैक दो कि कोर्स कैसा है, करेक्ट। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जो कि है ट्रिक्स फॉर इंटेलिजेंट गेसिंग इन यूपीएससी प्रीलिम्स। तो कैसे आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो वो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे बाय डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम चल के। पार्लियामेंट्री सिस्टम और गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना। दो सिस्टम है हम इंडिया, मतलब दो सिस्टम होते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल में सेपरेशन ऑफ पावर होती है और पार्लियामेंट में क्या होता है, कोऑपरेशन पे काम करता है ना, कोऑपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इस पे काम करता है, राइट। तो अब देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। पहला है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। ठीक है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फिर से एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑल, ओनली, है ना, मस्ट, ये सब एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, मतलब इस टाइप से जो बहुत ही दावे के साथ बात की जा रही है। इसमें कह रहे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट होती है गवर्नमेंट में। सारी होती हैं क्या? सारी तो नहीं होती है, कितनी छोटी छोटी पार्टीज हैं जिनको सीट ही नहीं मिलती है ना, तो वो तो रिप्रेजेंट नहीं होती गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट तो मेजर रूलिंग पार्टी ही बनाती है ना, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ तो नहीं रिप्रेजेंट होती हैं। तो पहला हो गया गलत। दूसरा क्या है, द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये सही हो सकता है, ठीक है, इसको स्टार मार देते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, द गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। ठीक है, अब देखो बी और सी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर पार्लियामेंट गवर्नमेंट को रिमूव कर रहा है तो पीपल कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा। ठीक है, और आप ये बताओ कि गवर्नमेंट क्या लोग सेलेक्ट करते हैं? गवर्नमेंट लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं, लोग तो रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं अपने, है ना। लोग तो अपने चुनिंदा जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स जाके गवर्नमेंट बनाते हैं, है ना। डायरेक्टली थोड़ी बनाते हैं लोग, गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं बनाते ना। गवर्नमेंट तो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू बनती है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करते हैं, फिर उनसे गवर्नमेंट बनाते हैं। और रिमूवल में भी ऐसा ही है ना, रिमूवल में भी ऐसा ही है। जब गवर्नमेंट को रिमूव करना होता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में पास होता है ना, वहाँ लोग थोड़ी आप और मैं जाके थोड़ी वोट करते हैं गवर्नमेंट को हटाओ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन, ये भी गलत हो गया। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ये भी गलत हो गया। पहला भी गलत, ये भी गलत। डी क्या है, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अ फिक्स टर्म। ये तो बकवास बात है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का पूरा कंसेप्ट यही है कि भाई अगर कॉन्फिडेंस लूज हो जाए कभी भी तो हम टर्म के पहले भी उसको हटा सकते हैं ना। तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, सिंपल था, बी हो गया आंसर। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी देखो लॉजिक काम कर रहा है इधर। ठीक है, लॉजिक और कॉमन सेंस से ही चीज़ें हो रही हैं और आपकी नॉलेज ऑब्वियसली है ही, क्योंकि नॉलेज के बिना आप क्लियर नहीं कर पाओगे। नॉलेज तो होनी चाहिए,
बट ऐसे एक्सट्रीम नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए, नॉलेज नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो उसका हो गया बी आंसर कि गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। यही एक बहुत बड़ा फीचर है, बहुत ही मेजर फीचर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं होती है इंश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। वहाँ पे प्रेसिडेंट की वो चलती है, मतलब प्रेसिडेंट की क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट सुप्रीम होता है ना, वहाँ पे कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, है ना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ प्रेसिडेंशियल में नहीं होती है और पार्लियामेंट्री में होती है। लक्ष्मीकांत ने एक टेबल दिया हुआ है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बीच में कंपैरिजन है कि क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, ठीक है। तो वो एक बार पढ़ लेना जाके, इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम मैंने वैसे ही बोला था इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये पढ़ लेना आप। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, सॉरी ये ऊपर हो गया ऑप्शन। आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट का किसका कहाँ डिक्लेयर्ड है आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? डीपीएसपी में है, फंडामेंटल राइट्स में है, प्रीएम्बल में है कि 7th शेड्यूल में है? तो आपको पता होगा कि डीपीएसपी जब आप पढ़ते हो ना तो उसका पहला ही स्टेटमेंट ये होता है कि इट्स आइडिया इज़ टू प्रमोट अ वेलफेयर स्टेट एंड नॉट अ पुलिस स्टेट। अगर आपने लक्ष्मीकांत थोड़ी बहुत पढ़ी है तो उसमें डीपीएसपी का पहला लाइन यही है, इट्स आइडिया इज़ टू प्रमोट वेलफेयर स्टेट एंड नॉट अ पुलिस स्टेट, ठीक है। डीपीएसपी में क्या होता है, चीज़ें गाइड होती हैं। अब डीपीएसपी के सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें सारा वेलफेयर का ही बात किया गया कि लोगों का वेलफेयर हम कैसे इंश्योर करें, ठीक है, पार्टिसिपेशन बढ़ा के, है ना, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे के, है ना, लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ दे के, फिर ओल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट और सिकनेस में भी स्टेट इंश्योर करता है कि वो उसको हेल्प करे। तो ये सब क्या है, ये सब वेलफेयर वाली चीज़ें ही है ना, वेलफेयर ही तो कर रहा है सिटीजन्स का। तो ये किस में आ गया, ये आ गया डीपीएसपी में, ठीक है। ये स्ट्रेट शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब ये तो बिना, मतलब आप ऐसे नींद में भी मार लो ऐसे क्वेश्चन ना, ऐसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी, ओके। The Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizen liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, जनरली एग्जाम में क्या होता है, जब आप एग्जाम में बैठे होते हो तो आप बहुत ही जल्दी जल्दी कोशिश करते हो स्टेटमेंट्स पढ़ने का। तो जैसे पहला स्टेटमेंट है ना, तो पहला स्टेटमेंट में आप क्या पढ़ोगे कि आपका दिमाग क्या कैच करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर है ना, और फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स डिफाइंड है बेसिक स्ट्रक्चर। आपका दिमाग इस चीज़ को ऐसे इंटरप्रेट करेगा, अगर आप जल्दी पढ़ जाओगे तो उसको, आपका दिमाग बस ये इस पे ध्यान देगा कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बात हो रही है और फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म और फंडामेंटल राइट्स और डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ये तो सब बेसिक स्ट्रक्चर में है, तो आप इसको सही मारा होगा, ठीक है। बट आपने ना पूरा क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा। इसमें क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, ठीक है, कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, इसका पहला ही लाइन ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइंड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ दिस। ऑल्दो ये सेकंड पार्ट सही है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो उसमें फेडरलिज्म आता है, सेक्युलरिज्म आता है, फंडामेंटल राइट्स, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, ठीक है। बट ये जो है मतलब ये फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बट आपने पहली लाइन मिस कर दी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इट डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करता, ये तो जुडिशरी ने डिफाइन किया है बेसिक स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? बेसिक स्ट्रक्चर किस में आया था, केशव नंदा भारती केस में आया था ना 1973 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप टच नहीं कर सकते, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते, यही बोला था उन्होंने। तो ये जुडिशरी डिफाइन करता है, और इसमें ये जो सब चीज़ें हैं ना, फंडामेंटल राइट, सेक्युलरिज्म, ये भी जुडिशरी इसमें ऐड करता है। समझ में आ रहा है? ये सब भी जुडिशरी ऐड करता है। तो ये तो गलत है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करता है, तो ये हो गया गलत, ठीक है। दूसरे पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। अब देखो जुडिशियल रिव्यू जो है, ठीक है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविज़न है? इसका मतलब ये बोल रहा है क्या जुडिशियल रिव्यू का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न है? तो देखो मैंने आपसे बोला था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं और डीपीएसपी जो हैं, ठीक है, ये सब बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये बेस है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़ा है तो उसमें सबसे पहला आर्टिकल होता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ये बोलता है कि कोई भी ऐसा लॉ, ठीक है, कोई भी ऐसा लॉ जो बेसिक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सॉरी, कोई भी ऐसा लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स के अगेंस्ट जाता है, वो
उसको हम नल एंड वॉइड नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं। ये आर्टिकल 13 में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ ही देता हूँ एक बार आर्टिकल 13 क्या बोलता है। फंडामेंटल राइट्स खोलते हैं इसका और आर्टिकल 13 हम पढ़ लेते हैं कि क्या बोलता है आर्टिकल 13। जस्ट अ मिनट, आर्टिकल 13 कहाँ है? आर्टिकल 13 इसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। तो कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट है उससे, दैट इज़ नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मतलब उसको मतलब स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो ये एक जुडिशियल रिव्यू का ही प्रोविज़न है ना बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में, कि भाई अगर आपने कोई लॉ बना दिया, ठीक है, उसको हम रिव्यू कर देंगे और अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा होगा तो हम उसको स्क्रैप कर देंगे, ठीक है। तो ये एक जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है। तो येस, कॉन्स्टिट्यूशन डज प्रोवाइड फॉर दिस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए कि आर्टिकल 13 बोलता क्या है। बट जनरली आप फंडामेंटल राइट्स अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो ये याद रहता है कि जितने भी लॉज हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, दैट आर नल एंड वॉइड, ठीक है। उसको कॉन्स्टिट्यूशन नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ से इसका प्रोविजन आया है जुडिशियल रिव्यू का बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया एक कंसेप्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 ओनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज़म एंड मार्क्सिज्म इज। अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे? गांधीज़म और मार्क्सिज्म के बीच में क्या एक कॉमन एग्रीमेंट है? तो देखो, कार्ल मार्क्स की थ्योरी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। कार्ल मार्क्स की जो कैपिटलिज्म पे थ्योरी है ना, वो काफ़ी पॉपुलर है। अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया है तो उसमें तो खैर लोग पढ़ते ही हैं, बट नहीं भी लिया है तभी भी ये थ्योरी जो है वो मालूम होनी चाहिए आपको कि कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था। कार्ल मार्क्स ने बेसिकली हैव और हैव नॉट्स के बारे में बात किया था। कार्ल मार्क्स ने बोला कि 2 टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। एक होते हैं हैव और एक होते हैं हैव नॉट्स। हैव नॉट्स जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, हैव जिनके पास होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये उसने बात किया था कि शुरुआत में ना क्या होता था एंशिएंट टाइम्स में, पहले ये चलता था कि जिसके पास लैंड है वो राजा है ना। फिर उसके बाद लोग रिवोल्ट करने लगे तो फिर वो स्लेव वाला कंसेप्ट आ गया, है ना। स्लेव वाले के बाद ये लोग फैक्ट्रीज अपनी सेटअप करने लगे तो वर्कर और बॉस वाला कंसेप्ट आ गया। फिर अब इसमें भी जब ये क्या बोलते हैं रिवॉल्यूशन होगा ना, तो फिर एक ऐसी सोसाइटी बन जाएगी जहाँ पे वर्कर राज करेंगे, जो मतलब जो नॉर्मल जनता है वो राज करेगी और सब बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बोला था कार्ल मार्क्स ने कि हर एक जो चीज़ है, जैसे ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप या फिर बॉस वर्कर रिलेशनशिप, अगर जब ये डिस्टर्ब होता है, जब रिवॉल्यूशन आता है, तो ये नेक्स्ट फेज़ पे चला जाता है। और एंड फेज़ कब होगा? एंड फेज़ ऐसा होगा जहाँ पे वर्कर्स जो है उनका वो राज करेंगे और जो सोसाइटी होगी वो सब बराबर होंगे उस सोसाइटी में, ठीक है। कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगा, जैसे अभी है ना कि बॉस ऊपर है, उसका जो सबऑर्डिनेट है वो नीचे है। तो इस टाइप से कुछ नहीं रहेगा, सब बराबर पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है। तो ये बोला था। और गांधी जी क्या बोलते थे? गांधी जी भी यही बोलते थे कि भाई हम जो है क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी में हम बिलीव करते हैं कि भाई कोई भी ओनरशिप नहीं होगा, है ना। ओनरशिप मतलब कि कोई भी ऐसे राज नहीं करेगा कोई चीज़, सब बराबरी से रहेंगे, यही गांधी जी बोलते थे। तो अब इसमें क्या है? द फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी की कोई स्टेट नहीं होगा, कोई मतलब स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब ये नहीं है कि कोई रेगुलेशंस नहीं होंगे, रेगुलेशंस होंगे बट सब बराबरी से रहेंगे। समझ में आ रहा है? कोई भी रिच पुअर ऊंच नीच टाइप चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो ये दोनों में बेसिकली कॉमन चीज़ थी, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया होगा तभी कर पाओगे, है ना। मार्क्स के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा कि मार्क्स ने क्या बोला था, उसकी थ्योरी क्या है, तभी कर पाओगे ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 15 देखते हैं क्या बोलता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। अब ये बहुत लोगों ने क्वेश्चन गलत किया है। ब्यूरोक्रेसी जो है, ठीक है, अभी क्या बोला है, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ब्यूरोक्रेसी के लिए अप्रोप्रिएट है। अब ब्यूरोक्रेसी अगर आपको मालूम है क्या होती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वही आना चाहिए। आईएएस इज अ ब्यूरोक्रेट, राइट। आईएएस ब्यूरोक्रेट है, आईपीएस ब्यूरोक्रेट है। ये लोग क्या करते हैं? आईएएस, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एन आईएएस? आईएएस क्या करता है? एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इतना तो मालूम होगा आईएएस करता क्या है बेसिकली। आईएएस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है ना, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाती है। जैसे गवर्नमेंट आपका उज्ज्वला योजना ला रही है ना, उज्ज्वला योजना ला रही है या फिर आपका आवास योजना ला रही है, तो इन सब का इम्प्लीमेंटेशन ही तो देखता है आईएएस, है ना। यही इंश्योर करता है कि ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, है ना। यही काम है आईएएस का। और फिर ये क्या करता है कि जो लोकल जो चीज़ें होती हैं, जैसे लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मान लो आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कुछ लोकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके सॉल्यूशंस ये लोग देते हैं ना। उनके सॉल्यूशंस देके ये लोग आइडियाज़ देते हैं ताकि इनसे पॉलिसीज़ बन पाएँ, है ना। तो
देखो क्या है कि बेसिक जो काम है, बेसिक मोटिव जो आईएएस का होता है वो ये होता है कि इम्प्लीमेंट करे वो पॉलिसीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है, समझ में आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ला रही है उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे, बेसिक काम ये होता है। बाद में वो सजेशंस दे सकते हैं कि भाई हाँ ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, बट वो सजेशंस मानना ना मानना वो पूरा किसके ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है, वो पूरा मानना, समझ में आ रहा है, वो पूरा मानना गवर्नमेंट के ऊपर है। तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें, एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अच्छा पता नहीं। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म सेंटर और स्टेट में पावर डिवीजन होता है, राइट, कि पावर जो है स्टेट की अलग है, सेंटर की अलग है, ठीक है, और डिवाइडेड है। वो काम होता है क्या ब्यूरोक्रेट का, वो काम थोड़ी होता है, उसको स्ट्रेंथन करना काम होता है, नहीं। आईएएस तो खुद एक ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, जो सेंटर रिक्रूट करता है और जो स्टेट है वो उसके कंट्रोल में रहता है ना, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन नहीं होता है, हाँ ठीक है। और मतलब फेडरलिज्म जो है वो ये बेसिकली कंसेप्ट किसका, यूनिटरी चीज़ हो गई ना ये, कि भाई ये एम्प्लॉय कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रही है, तो कंट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। दिस इज़ अ यूनिटरी थिंग, ये बेसिकली एक फ़ीचर भी है यूनिटरी गवर्नमेंट का, कि जब यूनिटरी मॉडल आता है तो उसमें हम ये भी बोलते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस यूनिटरी मेथड, यूनिटरी स्ट्रक्चर, कि एम्प्लॉय तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है बट जा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहा है, समझ में आ रहा है, तो सेंटर का कंट्रोल रहता है थोड़ा थोड़ा स्टेट पे, ठीक है। तो स्ट्रेंथन तो नहीं कर रहा है उस चीज़ को, फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन तो नहीं कर रहा है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अभी क्या है और क्या है, एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ तो नहीं है। अभी मैंने बताया कि पॉलिसीज़ को बेसिकली इम्प्लीमेंट करना इसका काम है। एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी डायरेक्ट दिया हुआ है इसने डी में, तो डी हो गया इसका आंसर, कि भाई इम्प्लीमेंट करता है पब्लिक पॉलिसीज़ को, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी से आप सीधा सीधा आपके मन में आ जाना चाहिए कि आईएएस एक ब्यूरोक्रेट है, वो काम क्या करता है, वो काम पब्लिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का करता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट डी हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़, प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला था ना प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब डीपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी देखो पॉलिटी के इन्हीं से आ रहे हैं, प्रीएम्बल से आया, फंडामेंटल राइट्स, जीपीएससी, यही सब क्वेश्चन में रहता है, ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। प्रीएम्बल तो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए कि एक एक लाइन, एक एक वर्ड क्या है उसका। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़, पहला ऑप्शन देखते हैं, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है देखते हैं, एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन पहले देखो इसमें एक वन, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, दूसरा क्या है, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट ईदर, ओके। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट्स। अब देखो इस इनके जो ऑप्शंस हैं इनमें दो चीज़ें हैं, एक तो है कि ये एक किसके बारे में बात कर रहा है कि वो पार्ट है कि नहीं है, एक तो इस बारे में बात कर रहा है कि पार्ट है कि नहीं है, दूसरा क्या है कि लीगल इफेक्ट उसका क्या है, लीगल इफेक्ट है नहीं है, इंडिपेंडेंट है, क्या है, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझते हैं कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। आप पहले एलिमिनेशन की टेक्निक लगाओ इसमें। ये पता है प्रीएम्बल जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स बहुत ही फेमस हैं जिसमें उन्होंने ये बोला कि प्रीएम्बल जो है वो एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रीएम्बल जो है वो एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, चाहे वो केशव नंदा भारती केस हो, चाहे वो मनेका गांधी केस हो, ठीक है, या इंदिरा गांधी वाला केस हो, उन सब में उन्होंने ये सॉरी ये वाला केस है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, LIC वर्सेस ORS, LIC वाला जो केस है उसमें इन्होंने रीअफर्म किया था जो प्रीएम्बल है वो एक पार्ट है। केशव नंदा के बाद उन्होंने LIC में ये रीअफर्म किया था कि जो प्रीएम्बल है वो एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो एक चीज़ तो हमारी क्लियर होगी कि ये एक पार्ट है। अगर ये एक पार्ट है तो हम कुछ एलिमिनेट कर पा रहे हैं इससे, बी ऑप्शन बस एलिमिनेट हो पा रहा है क्योंकि बी ऑप्शन में ही है कि इट इज़ नॉट अ पार्ट। तो या तो ए हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या तो डी हो सकता है, ठीक है। अब लीगल इफेक्ट की बात करते हैं। तो लीगल इफेक्ट देखो, लीगल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि क्या कोई लीगैलिटी है इस चीज़ की, क्या मतलब अगर प्रीएम्बल में जो चीज़ें हैं वो फॉलो नहीं हुई तो कुछ होगा, उसका कुछ इफेक्ट होता है, तो ये मतलब है इसका लीगल इफेक्ट का। अब देखो प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल बना कब था, प्रीएम्बल तब बना था हमारा जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, है ना। फिर उसके बाद हमने प्रीएम्बल बनाया और हमने उसको USA से बोरो किया था। और प्रीएम्बल को हम बोलते हैं समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब बोलते हैं ना, समरी, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हम प्रीएम्बल को बोलते हैं। तो देखो लीगल इफेक्ट अब प्रीएम्बल बना कब है, प्रीएम्बल बना है कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया है उसके बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है तो उसकी इनको समरी लिखनी थी तो उन्होंने प्रीएम्बल बनाया, ठीक है। तो जब मान लो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, जब कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं तो उसकी कोई समरी होगी क्या, कोई चीज़ ही, कोई बुक लिखी नहीं हुई है तो उसकी समरी आप कैसे लिखोगे, नहीं लिख सकते ना आप उसकी समरी जब बुक ही नहीं लिखी गई है।
तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के बिना तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। ये एक बात हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो प्रियम्बल है, समझ में आ रहा है। प्रियम्बल क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद प्रियम्बल को लिखा गया था, उसका समरी, इसको बोलते हैं हम समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का सार है वो प्रियम्बल में आता है कि क्या इंश्योर करेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ व्हाट कम्स इन द प्रियम्बल, ठीक है। जस्टिस है, इक्वालिटी है, फेटर्निटी है ना, लिबर्टी है, ये सब आइडियल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। ये सब बेसिक बेस है बेसिकली, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाता है डी कि अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो, कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा अगर दूसरे पार्ट्स नहीं होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे पार्ट्स नहीं होंगे तो प्रियम्बल का कोई मतलब ही नहीं है। आप भाई जस्टिस कैसे इंश्योर करोगे जब आप सिटीजन्स को, देखो इस, अगर देखो मान लो प्रियम्बल है, ठीक है, आपके पास प्रियम्बल है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है जस्टिस हम इंश्योर करेंगे, लिबर्टी देंगे, फ्रेटर्निटी देंगे, इक्वालिटी देंगे। अब आप उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ बनाओगे ना, फंडामेंटल राइट्स दोगे सिटीजन्स को, DPSP लगाओगे ताकि जो स्टेट है वो इस हिसाब से लॉ बना पाए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी कुछ। अब जब ये सब है ही नहीं, आपके पास कोई राइट ही नहीं है कि भाई आपकी अगर इक्वालिटी मैं छीन लूँ, अगर आपकी मैं इक्वालिटी छीन लूँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो प्रियम्बल कैसे उसको इंश्योर करेगा, नहीं कर पाएगा ना उसको इंश्योर। प्रियम्बल में यही सब तो है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। जस्टिस कैसे आप इंश्योर करोगे जब आप किसी को किसी को भी आप अंदर ले रहे हो जेल में, वो सब जो आर्टिकल्स हैं 21, 22, ये सब जब फंडामेंटल राइट्स होंगे नहीं तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि जस्टिस इंश्योर हो रहा है, नहीं कर पाओगे, है ना। तो लीगल इफेक्ट होगा ही नहीं प्रियम्बल का जब तक बाकी पार्ट्स नहीं होंगे, फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे, तब तक नहीं है कोई इसका सेंस प्रियम्बल का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें थोड़ा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे रैंडमली आप नहीं मार पाओगे। स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं कि भाई यहाँ प्रियम्बल है, प्रियम्बल का क्या मतलब है, ये सब कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आपको सोचने पे मजबूर किया जाएगा कि भाई आप सोचो कि आप प्रियम्बल से क्या समझते हो, क्या है प्रियम्बल, इट वॉज अ समरी। और प्रियम्बल अगर नहीं होगा, प्रियम्बल में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जस्टिस, लिबर्टी, वो कैसे इंश्योर होंगी जब तक बाकी पार्ट्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। फंडामेंटल राइट्स अगर आप नहीं दोगे सिटीजन्स को, तब तक कहाँ से आप इंश्योर कर पाओगे कि आपका जस्टिस इंश्योर हो रहा है, नहीं होगा जस्टिस इंश्योर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है ना। अगले लेक्चर में और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फॉर मोर सच लेक्चर्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com, जहाँ पे खूब सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7724886251 पे, अगर आपको कोई क्वेरी है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, या स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी चाहिए, क्या फॉलो करनी चाहिए। यू कैन बुक आवर सेशन ऑल्सो, जिसमें हम आपको 1 घंटे का मेंटर्ड सेशन देते हैं टू गाइड यू टूवर्ड्स प्रीलिम्स एंड मेंस। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।